अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, फॉलोअप है बलूचिस्तान इंसिडेंट का। कल आपने इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की, सारे आपने पहलू इसके टच किए, लेकिन आज वो दोबारा एको हमें सुनाई दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। हम गुफ्तगू कर रहे थे कल आपसे, मैंने पूछा कि मीडिया हैंडलिंग कैसी रही इसकी। आज 11 तारीख को ये अटैक हुआ है और आज इस पे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर आला बलूचिस्तान की और DGI SPR की। कमोबेश जो उसमें कंटेंट डिस्कस किया गया वो कल शो में आप बात कर चुके हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग बलूचिस्तान, ये उसका तसलसल है। यही बात DGI SPR ने की और ये कि जो उन्होंने इंडियन मीडिया ने इंप्रेशन देने की कोशिश की कि रज़ाकाराना तौर पर कुछ हॉस्टेजेस खुद छोड़ दिए इन लोगों ने इंसानी बुनियादों पर, तो उन्होंने कहा ये गलत इंप्रेशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहाँ की सिचुएशन जो है, इन्वायरमेंट बहुत चैलेंजिंग है फॉर इंटेलिजेंस। कल आपने ये वाला नुक्ता भी उठाया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स की उन्होंने ज़रूरत पर जोर दिया और माजी भी कुछ डिस्कस किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कुछ निकात उठाए, DGI SPR ने तो उसके ज़ाहिर है वो पहलू जो स्ट्रेटेजिक थे या उस इशू से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो की। आप सब कल बात कर चुके हैं, लेकिन जो सवाल आज मेरे जहन में उठा मुझे आपसे जानना है, इंडियन मीडिया जिस बात को लेकर ढंडोरा पीट रहा है या हमारे कुछ व्लॉगर्स भी इस इशू को उठा रहे हैं, वो ये कि वज़ीर आज़म जब आते हैं कोयटा जाके एक इजलास मुनक्किद करते हैं और वो जब स्टैट्स बताते हैं तो वो फिगर्स डिफरेंट होते हैं उन फिगर से जो आज DGI SPR ने एक सवाल के जवाब में बताए। इस तजाद में भी कोई क्लू है, कोई बात है? नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के तो सही जवाब मिले हैं आज। पहली बात ये कि स्क्वायरली कहा है कि ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है जी, जो मैंने भी कल बात की थी। मेरा ख्याल था ये पहले कर देनी चाहिए थी उनको, मगर चले आज कर दी उन्होंने। आज के इंडिया इसके पीछे है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है जी। ये और ये काफ़ी अरसे से पता है हमें इस बात का। कल ये बात कर देते, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो बेहतर था, मगर कल इसीलिए शायद नहीं की क्योंकि भी ऑपरेशन जारी था और शायद ये फ़िक्र था कि ऑपरेशन जारी के दौरान अभी हमें पूरी इतला नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, तो कोई सवाल ऐसा ना आ जाए जिसमें शर्मिंदगी हो कि हमें पता नहीं है इसका जवाब। तो इसलिए शायद नहीं की, इंतज़ार किया कि जब ये क्लीन अप हो जाए तो फिर पता चले। इसीलिए ये जो मसला बना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फिगर दिया है कि इतने लोग थे और दूसरी 339 उन्होंने बोला बाजियाब करवा लिए। अच्छा, अब वो इसका जवाब जो है वो तो मेरा ख्याल है सिंपल जवाब था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया दिया गया, बट जवाब बड़ा सिंपल है जी कि कुछ टिकट कटे हैं कोयटा स्टेशन से, ठीक है, वो 400 से ज़्यादा थे जी, 440। और अब वो ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने चढ़ना था किसी और स्टेशन थे, वो भी यहीं से टिकट लेते हैं। हाँ। कोई इस किस्म की बातें थी, तो ये कोई नथिंग सीरियस, ये कुछ छुपाई हुई बात नहीं है कि इस शेयर लैक ऑफ नॉलेज की ये कितने थे और कितने आए, ये इवेंचुअली जाके क्लियर अप हो जाएगा। और अभी भी कुछ लोग डिसअपीयर्ड हैं, इधर हैं उधर हैं। सो मेरा ख्याल है दिस नॉट सच अ बिग इशू। इसको बनाना भी नहीं चाहिए इतना बिग इशू। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितने थे, कौन कहाँ से चढ़ा और कहाँ हुआ। इट्स टू अर्ली कि आपके पास सारे फिगर्स आ जाएं। तो आई डोंट थिंक, मैं तो इसको इतनी अहमियत नहीं देता। मैं नहीं समझता हुकूमत छुपा रही है कुछ। अच्छा। उनको कोई फ़ायदा नहीं है किसी बात को छुपाने का। सिर्फ जो इशू जो मेरा ख्याल है जो एजिटेट कर रहा है लोगों को कि क्या वो कोई हॉस्टेजेस साथ ले गए हैं कि नहीं ले गए, इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसके ऊपर मेरा ख्याल अभी सही आंसर्स नहीं मिल रहे आपको। इन्हें खुद नहीं मेरा ख्याल पता कि कौन से लोग जो हैं वो वैसे ही लापता हैं, वो आ जाएंगे, कितने वो साथ ले गए हैं, नहीं ले गए, हॉस्टेजेस हैं नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी परेशानी ये भी है कि अगर एडमिट कर लें कि वो साथ ले गए हैं तो फिर अगला सवाल आएगा व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। आप उनको छुड़ाएंगे नहीं छुड़ाएंगे, वो यहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में है, या वो अफगानिस्तान ले गए हैं उनको। तो ये फिर एक नया एक पहलू खुल जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसीलिए उधर ये जाना नहीं चाहते। या तो हो ना कि वो क्लेम करें, BLA क्लेम करे कि हम इतने लोग साथ ले आए और उनको हमने यहाँ रखा हुआ है और ये उसकी एविडेंस है, तो फिर ये आगे बात चले। अभी उससे पहले ये मान लें कि जी इतने लोग मिसिंग हैं और हमें नहीं पता कहाँ हैं, तो मेरा ख्याल है वो अच्छा नहीं लगता ना। एक पावरफुल रियासत जो है उसको पता नहीं है। मगर सिचुएशन ऐसी है कि जेन्युइनली इट टेक्स मे बी अ डे और टू टू फाइंड आउट कि कितने थे, कहाँ चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है एक आध दिन में ये क्लियर हो जाएगा।
ऐसे नहीं हो सकता कि ये इस वक्त कोई चीज़ को छुपाने की कोशिश करें। अच्छा। कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है छुपाने का। कॉन्शियस एफर्ट इज़ टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हुआ क्या, कितने थे, कहाँ से आए, क्या हुआ। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि कितने लोग आए थे। अभी सिर्फ इतना पता है कि 33 मार दिए। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा आए थे। अच्छा, अब मतलब नहीं पता ना उनको, एग्जैक्ट काउंट नहीं पता ना उनको। और ये कैसे पता चलेगा, आई डोंट नो। खुद वो तस्लीम करते हैं कि इतने बड़े इलाके में कि इतनी इंटेलिजेंस तो है नहीं हमारे पास कि हमें पता हो। तो ये तो वही आपको खबरें मिलेंगी BLA से ही कि इतने बड़ा आए थे लोग, इतने लोग आए थे और ये हुआ और वो हुआ। तो और मेरा ख्याल है वो भी नहीं बताएंगे आपको कि कितने लोग आए और कितने नहीं आए। तो मेरा ख्याल है इसको इन चीज़ों को इतना इशू नहीं बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है। आई थिंक ऑन द होल मुझे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मेरा ख्याल है कि ब्रीफ होनी चाहिए थी, इतनी लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए थी। और फिर बुखरी साहब ने बड़े जज्बे के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मसाइल किस किस्म के हैं। और मगर उसके अंदर कोई छोटा मोटा लेक्चर भी चल पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान मीडिया बड़ा अनपेट्रियाटिक है और आपको समझ नहीं आती, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के मसले हैं। मेरा ख्याल है इधर जाने की ज़रूरत नहीं थी, मुख्तसर बात रखते 10-15 मिनट की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब अमेरिका में कोई बड़ी चीज़ होती है तो इमीडिएटली प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन आता है या आती है और 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जो सवाल का जवाब देना होता है वो दे देते हैं, आगे से कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मुख्तसर ही रखना चाहिए था ताकि स्पेकुलेशन ना हो ज़्यादा। जितनी लंबी बात आप करेंगे, जितने आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, दो चीज़ें होंगी। एक तो आपसे कोई गलती हो जाएगी, गलत बयानी हो जाएगी जिसकी ज़रूरत नहीं है जज्बे में आके। दूसरा ये है कि आप जब लेक्चर करना शुरू कर देते हैं मीडिया को, तो मीडिया को ये बात पसंद नहीं आती। मीडिया समझ हमें आप बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा, मसला क्या है? मसला मैं आपको बता दूं क्या है कि ये मीडिया जो है इसका इशू बन चुका है अब। ये मीडिया जो है बेसिकली डेमोक्रेटिक ओरिएंटेड मीडिया है। अच्छा। ठीक, इस मीडिया के अंदर जो प्रिवेलिंग ओपिनियन यही है कि बड़ी मदाखलत हो रही है, नॉन डेमोक्रेटिक मदाखलत हो रही है इस मुल्क के अंदर। और वो अब खुली तो कह नहीं सकते बिकॉज उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो वो जो हॉस्टिलिटी नज़र आ रही है मीडिया की तरफ से कि हमारी बात नहीं सुनते, हम समझाने की कोशिश करते हैं और ये पेट्रियाटिक नहीं है, वो इसी उसका बेसिस यही है कि पीपल हियर आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि there should be an establishment role in political affairs। तो उसकी वजह से, और क्योंकि हमदर्दियाँ बहुत से लोगों की कहीं और हैं, तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की हॉस्टिलिटी आपको नज़र आती है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को इधर जाना नहीं चाहिए। जब प्रेस ब्रीफिंग्स होती है इधर जाना नहीं। आज नहीं गए ना? हाँ, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया की पेट्रियटिज्म का ना चैलेंज करें। आप मीडिया को ये ना कहें इंडिया में तो ऐसे नहीं होता, आप क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल, ये ना कहें आप सीधी सी बस सवाल आया, जो आपने जवाब देना दें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, जाए, ख़त्म। ठीक है। आज वो अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा पे भी बात कर रहे थे कि वो कहाँ रहे सारे अरसे में, उन्होंने क्यों नहीं सवालों के जवाब दिए या मीडिया को ब्रीफ किया। चले, ये वाला वाक़या तो ज़ाहिर है इसका फॉलो अप चलता रहेगा। अगर BLA की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ आया तो फिर वो भी डिस्कस होगा। हम आगे चलते हैं और ज़रा मामलात की तरफ आते हैं जो वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान लटके हुए हैं। नहरों का मामला, 6 कैनाल्स का मामला, ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उसको लेके शुरू में ऐसे लगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सरेंडर कर दिया और मान गए और कोई सिग्नेचर वगैरह हो गए हैं ऐवान सदर में। ये बात सिंध के कौम परस्त रहनुमा कहते हुए दिखाई दिए और खामोशी भी थी। लेकिन यकदम वहाँ पर जब प्रोटेस्ट शुरू हुए सिट साहब, तो अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो तो वहाँ हुआ। PTI का एहतजाज भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर भी बात की, लेकिन यकदम उन्होंने ये मामला भी रख दिया जॉइंट सेशन से बात करते हुए। उन्होंने क्या कहा, उनके अल्फाज सुनाते हैं जी। It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units.
अच्छा सिर साहब, इतना शोर था कि बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहे हैं इत्तेफाक की राय से ये मामले का पायदार हल निकाला जाए। और वज़ीर आज़म ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीन दहानी कराई है अपनी मुलाकात में। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर दिलचस्प बात कही है जी। इस वक्त कोई इशू नहीं है और अगर कोई बुनियादी तौर पे इशू इन फ्यूचर बन सकता है तो वो पानी का मसला है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टीज की सीनियर लीडरशिप को बैठ के जो है वो उसके ऊपर कोई फैसला करना होगा। सिर साहब, ये नहरों वाला मामला है क्या, अगर आप एक्सप्लेन करें। यार ये नहरों वाला मामला नहीं है, ये पानी का मामला है। कालाबाग डैम से कहानी शुरू होती है कि एक मौक़िफ़ ये है कि कालाबाग डैम जो है वो हमें सख्त ज़रूरत है उसकी, सारे पाकिस्तान को जी। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि कालाबाग डैम के साथ सिंध को जो पानी जाता है वो पंजाब को चला जाएगा और सिंध का नुकसान हो जाएगा, बस मोटी बात जी। इसलिए सिंध के अंदर एक ओपिनियन है जो कि सिंधी पब्लिक ओपिनियन है, एथनिक पब्लिक ओपिनियन है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उसको जो भी होती है उसको इग्नोर नहीं कर सकती कि कालाबाग डैम जो है वो सिंध के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं बनने देते। यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ का दौर था, उस वक़्त भी बन सकता था, उस वक़्त तो कोई सवाल जवाब नहीं होते थे, फिर भी जनरल मुशर्रफ ने ये फ़ैसला नहीं किया कि जी कालाबाग डैम बनाना है। ठीक, हालांकि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी सारे ये तस्लीम करते हैं कि कालाबाग डैम जो है वो पाकिस्तान के लिए मुफीद है जी, मगर सिंधी नहीं मानते। अच्छा, अब उसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ती और ये रुक गया, वो भी पानी का मसला है। अब पानी का मसला है क्या? पानी का मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का भी पानी का मसला है और सिंध और पंजाब का भी पानी का मसला है, और इंडिया के अंदर भी जो प्रोविंसेस या स्टेट्स ऊपर हैं पानी के करीब, उनका एक मौक़िफ़ है और जो नीचे है उनका दूसरा मौक़िफ़ है। तो ये हर जगह पे ऐसे ही है कि पानी जो है वो एक रफ्तार से आता है, कहीं से आता है और उसकी इतनी कैपेसिटी होती है और वो फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो लोग आखिर में, दरिया के आखिर में होते हैं, उनको कब मिलता है? बिकॉज जिनको सबको ज़रूरत होती है ऊपर वाले वो पहले ले लेते हैं, कैनाल्स बना के, ये ट्रिब्यूटरीज बना के। तो इसलिए वो जो नीचे होते हैं, जिन्हें लोअर राइपेरियन कहते हैं, लोअर प्रोविंसेस जहाँ पानी, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। ये हर जगह पे ऐसे ही है। और तो इसको हल करने के लिए फॉर्मूले लोगों ने बनाए हुए हैं कि जी इस वक्त आपको इतना मिलेगा, इस वक्त में। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज होते जाते हैं, फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डेकेड टू डेकेड। सीज़न चेंज होते हैं, क्रॉप एकरेज चेंज हो जाती है। कभी फैसला ज़्यादा हो जाता है गंदम लगानी है, कभी कहते हैं शुगर केन लगानी है, कभी कहते हैं राइस लगानी है। अब शुगर केन और राइस ज़्यादा पानी लेती है, तो फिर जगह उनके एकरेज बढ़ती है, क्योंकि शुगर केन भी एक्सपोर्ट के लिए करते हैं कि अब जितना आप बन ले उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करनी है। राइस भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वीट तो मर के उतनी बनती है जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत। पहले इंडिया चली जाती थी, फिर अफगानिस्तान चली जाती है और कभी कभी इंपोर्ट भी करनी पड़ जाती है। तो ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं ना, यहाँ सिंध, उनका हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हमें पानी पूरा नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी पानी पूरे से भी ज़्यादा मिल जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं, और कभी पानी पूरा नहीं मिलता, और जिसकी वजह से सिंध के इलाके के अंदर जहाँ दरिया समुद्र में जाता है वहाँ समुद्र दरिया के अंदर आ जाता है और वो सारे इलाके जो हैं उनके अंदर समुद्री पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी जो मरीन लाइफ है और जो एग्रीकल्चर है वहाँ वो तो अफेक्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। असली बात क्या है? पानी की शॉर्टेज हो रही है। सही अमाउंट ऑफ पानी एट द राइट टाइम, सही जगह पे, वो दिन ब दिन प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर झगड़े शुरू हो गए। और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है, क्योंकि इंडिया ऊपर दरिया झेलम के ऊपर उन्होंने डाइवर्ट कर रहा है। हालांकि दरिया झेलम जो था वो पाकिस्तान को मिला था, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिले थे, और इंडस, और निचले दरिया जो है वो इंडिया को मिले, सतलुज, ब्यास, रावी, वो ड्राई हो गए। जितना इंडिया को पानी चाहिए होता है वो ले लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता वो छोड़ देते हैं। वो यहाँ आ जाता है, थोड़े बहुत कभी फ्लड हो जाते हैं, कभी नहीं होते, बट दैट इज़ नॉट द इशू। इशू है कि झेलम के ऊपर भी इंडिया ने बना लिए हैं डैम्स, और हम गए वर्ल्ड बैंक और उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, मगर वहाँ भी हमारा केस कमज़ोर है, क्योंकि वो कहते थे जिसने पहले बना लिया उसका हक होगा। हमने नीचे झेलम के करीब बनाना चाहा मगर नहीं बना पाए, उन्होंने ऊपर बना लिया, वो पानी ले गए। तो ये वहाँ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये बाय द वे इंडिया पाकिस्तान का मैटर बहुत सीरियस है, किसी वक्त बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस मूड में इंडिया है उस मूड में इंडिया बहुत सा पानी आपका रोक सकता है।
ठीक। जी। तो अब जेलम स्पेशली एंड चनाब, तो अब यहाँ भी वही मसला बना हुआ है। अब ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब, ये जो कैनाल्स बन रही हैं, सिंध वाले ये कहते हैं कि ये कनाल जो बन रही है ये पानी दरिया सिंध से लेंगे, ठीक। पंजाब वाले कहते हैं हम तो सिंध से ले ही नहीं रहे, हम तो जेलम और चनाब से ले रहे हैं, जी। ठीक। सिंध वाले कहते हैं मगर जेलम और पंजाब तो चनाब आगे आके सिंध में आ जाते हैं, तो उधर से पानी लें या दरिया सिंध से ले लें डायरेक्ट, आखिर में तो दरिया सिंध से लेना है, बिकॉज दरिया सिंध का ही पानी, वो पानी जो दरिया सिंध में जा रहा है वो कम हो जाएगा जब आप ये कैनाल्स लेंगे। और ये कैनाल जो है ये आप पंजाब के लिए ले रहे हैं, और ये एक सारा जो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त पानी डिस्ट्रीब्यूशन का वो तब्दील हो जाएगा, ये उनका कंप्लेंट है। तो अब यहाँ क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में ये जो सारा इलाका जो है इसको जो पानी देने का प्लान बन रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए बड़े बड़े सरमायादारों को और बड़े बड़े इदारों को दिया जा रहा है ये इलाका। तो एक तो ये भी रेजिस्टेंस है कि ये उन्हें इसके अंदर कौन ये सारी ज़मीन क्यों दी जा रही है, किसको दी जा रही है, ये इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये कमर्शियल फार्मिंग के बेसिस के ऊपर ये एक और DHA टाइप चीज़ तो नहीं बननी शुरू हो गई, जैसे वहाँ रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं यहाँ भी कर रहे हैं, और एक माहौल भी तो बना हुआ ना इस मुल्क के अंदर इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब राणा साहब ये कह रहे हैं कि ये पानी का इशू है, ये बैठ के तय करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा तय। ये कनाल का मामला नहीं है, मैं कब से कह रहा हूँ कि कनाल्स के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा। और क्योंकि एक माहौल है कि जी वो पंजाब वाले ये करते हैं, सिंधी ये कहते हैं। अब पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है, पीपल्स पार्टी ने शुरू में तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यहाँ तक हमने सुना कि जरदारी साहब ने कहा कर लो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है शायद उनका भी कोई इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने भी ओके कर दिया। मगर वहाँ जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं और जो नेशनलिस्ट ओपिनियन है उन्होंने शोर डाल दिया। और आज मुझे वीडियोस मैंने रिसीव किए हैं सिंधी नेशनलिस्ट से, जिसमें वो जरदारी साहब की एफिजी जो है उसको बर्न कर रहे हैं, जरदारी साहब को गाली पड़ रही है। उन्होंने कहा सौदा कर लिया आपने। तो जरदारी साहब ने इसी वक्त सॉरी करके पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। यहाँ तक कि जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र कर दिया, बराह रास्त नहीं किया मगर इशारा कर दिया कि ये मसले हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंसेस के, इसको हल किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कैबिनेट के अंदर हमें सीटें चाहिए, उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट और फेडरेशन के ये इश्यूज हैं। हाँ। इशारा इसी की तरफ था। आपको याद होगा मैंने पहले ये कहा था कि ये स्पीच जो है ये आम हुकूमत लिख के देती है प्रेसिडेंट को, मगर प्रेसिडेंट साहब बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उन्होंने ये ऐड कर दिया, ठीक। ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को ठंडा करने के लिए। अच्छा। मगर साथ साथ अब मैं देख रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी इशारा हो गया है कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप भी आवाम के साथ खड़े हो जाएं, ये ना होने दें। तो अब सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया यूनैनिमसली कि जी ये नहीं हो गया। शहरी रहमान साहिबा ने भी, जो सेनेटर है, उन्होंने भी ये बात कर दी कि ये पानी का मामला है, ये कैनाल्स नहीं बननी चाहिए, एंड सो ऑन। तो और अब जो तजवीज़ आ रही है वो यही है कि इस मामले को आपका ख्याल है साइंड एंड सील्ड है ना, इस मामले को आप रिव्यू करें। रिव्यू कहाँ करें? जहाँ इरसा का मसला है, इरिगेशन स्कीम जो है, और वो जो सारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा है उसके अंदर इसको लेके जाएं। मेरा ख्याल है ये अब प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये इतनी ऑपोजिशन इसमें हो गई है और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं, वही जो कालाबाग डैम पे हुई थी। लेकिन सिटी साहब, महफूज शहीद कैनाल की बात की जा रही है, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, और फिर ये कि 2027 और 2029 में 2 डैम्स बनने के बाद पानी की कमी पूरी हो जाएगी, जिसकी सिंध को शिकायत हो रही है। हाँ, तो वो डैम कब बनेंगे और कैसे बनेंगे और उस वक्त पॉलिसी क्या होगी, ये बातें हैं सारी। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है ये कि जी वो तो डैम बन जाएंगे तो सिंध से लिया नहीं जा रहा पानी। सिंधी इसको ये नहीं करते ना। देखे ना, कालाबाग डैम के ऊपर इतनी रिपोर्टें लिखी गई हैं, इतना कुछ लिखा गया है कि इसके साथ सबका फ़ायदा है, मगर वो नहीं मानते। कन्विंस करने की पूरी कोशिश की गई, नहीं मानते, वो टेक्निकल रीजंस को नहीं मानते, वो कहते हैं नो। तो अब बात ये है कि ये दीज आर पॉलिटिकल इश्यूज जो कि अब ट्रांसलेट हो रहे हैं इनटू मंडे इस किस्म के इश्यूज के ऊपर। तो बड़ा आता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये रेजोल्यूशन नहीं होनी। अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है इसके ऊपर तो ये मसला बन जाएगा। अगर तो आप पीपल्स पार्टी को साथ ले लेते और पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर लेती वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं सब कुछ, तो फिर ये प्रोजेक्ट चल पड़ता था। ठीक है। मगर पीपल्स पार्टी भाग गई। हाँ। वो उन्हें डर लग गया कि जी ये हमारी वोट बैंक जो है वहाँ हमारे खिलाफ ना मास बन जाए। और आज ये भी अनाउंसमेंट हो गई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जुल्फ़िकार जूनियर, हाँ जी,
मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साहबजादे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, दो ऐलान, 2 डेरों में उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स 2 ऐलान कर दिए। एक तो मैं सियासत में आ रहा जी। हूँ, और दूसरा ये पानी के ऊपर उन्होंने सिंधी अवाम का साथ दे दिया। जी बिल्कुल। और उन्होंने पीपल्स वो बहुत पार्टी, वोकल हैं, उनकी वीडियोस देखने वाली, उन्होंने कहा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए, आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह होगा ये ज़ाहिर है, प्रोजेक्ट। वो बात की बात है बाकी तो बात तो ये है कि पानी इंसानों के लिए, वहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसके लिए, बाकी हु केयर्स अबाउट ये बातें हैं Wild जी, life मरीन या लाइफ और marine ये life। वो हमारा वो आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं चलती। अच्छा। हाँ, वो NGOs के ऊपर चलती हैं, मगर पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं चलती। मगर ये जो चीज़ है ना कि फार्मर्स को ये कहा जा रहा है कि आपके लिए पानी कम हो जाएगा, जी। दैट वरीज देम। और फिर ये भी तो आर्ग्यूमेंट हो रही है ना कि अब पंजाब के अंदर जो राइस है जी और शुगर केन है, ये बहुत पानी लेते हैं जी। और इनके एकरेज बढ़ते जा रहे हैं पंजाब के अंदर। जैसे ही इनकी एकरेज बढ़ेगी, ज़मीन ज़्यादा दी जा रही है इनकी कल्टीवेशन के लिए, जी। तो उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी पंजाब को। तो इसलिए उनको ये भी खर्चा है कि यहाँ पंजाब ये पानी जो है और भी लेगा हमसे, बिकॉज इन्होंने इनके जो क्रॉप्स पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये भी एक खर्चा है। और वो उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स वो दिखाते हैं कि राइस के पहले इतने परसेंटेज एरिया पंजाब का राइस पे था, अब जाके इतना बढ़ गया है, 7% बढ़ गया है। शुगर केन का ये था, ये तो वो भी तो आपके खिलाफ फिर स्टेटिस्टिक्स देते हैं। हाँ। तो दिस इज़ अ सीरियस मैटर। और ये मैटर को, पानी का जो मसला है, एट 2 लेवल्स है। एक तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्केर्स कंट्रीज। दिन ब दिन ऊपर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, तब वहाँ पानी यहाँ से आता है, वहाँ से पानी आने का इम्कान अगले 10 साल में कम है कि अगले 10 साल में कम पानी आएगा ऊपर से, ठीक है, बिकॉज वहाँ रेनफॉल उतनी नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो इसलिए वहाँ से पानी कम, ऊपर से आपके जो इस वक्त जो पानी आ रहा है उसके ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अभी जब ये कम हो जाएगा तो फिर तो और बढ़ेंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट कि ये नेशनल सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं, दिस इज द टाइम टू सिट डाउन एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये हमारा बदकिस्मती है। अच्छा, लेकिन वज़ीर आला सिंध की स्पीच तो ये बताती है कि ये तो मसला सिर्फ सिंध का नहीं है, तो पंजाब का भी है कि पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीनों से भी पानी डाइवर्ट करके इस मंसूबे को दिया जा रहा है, सहरा की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा है? आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई बात है। बात यही है कि ज़्यादा पानी अब पंजाब को और दिया जाएगा वाया दिस कैनाल, और ये पानी आ कहाँ से रहा है? पानी तो एक सोर्स तो एक ही है, और वो दरियाए सिंध में आखिर में दरिया इधर से निकलता है कि इधर से निकलता है कि इधर से निकलता है, बाकी 2 निचले वाले दरिया आखिर में आके सिंध के अंदर चले जाते हैं, और फिर वो सिंध वाले कहते हैं डाउन स्ट्रीम जो है पानी हमें कम मिलेगा, वो ये खींच लेंगे पानी वहाँ से। ठीक है। तो अब डैम्स या तो होता ना कि डैम्स बन गए होते, कालाबाग डैम बन गया होता, बादशाह बन गया होता, ये सारे बन गए होते। तो जब किसी को पानी कम आ रहा है तो वो डैम खोल के तो पानी दे, मगर आजकल का हालात ये है कि रेनफॉल की वजह से हमारे जो मेजर डैम्स हैं उनके सबका वाटर लेवल जो है मिनिमम पे चला गया है। अब किसी को पानी की ज़रूरत होगी तो पानी नहीं मिलेगा इनको। तो ऑलरेडी ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि ये जो आगे सीज़न आ रहा है सोइंग का, उसके पानी कम मिलेगा लोगों को, पंजाब में भी और सिंध में भी जी, चेत बैसाख के तो दिस इज, अगर अभी बारिशें ना हुई और तो ऊपर तो पानी कम रह गए, और आपके पास रेजर्वायर्स ही नहीं है, आपके रेजर्वायर्स नीचे आ गए हैं, जहाँ से और इनको नीचे नहीं किया जा सकता। तो वी हैव स्टोरेज प्रॉब्लम्स, और जब ज़्यादा पानी आ जाता है, बिकॉज बारिशें ज़्यादा होती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, पानी ज़ाया हो जाता है। तो वी हैव दिस ह्यूज प्रॉब्लम कि ज़्यादा पानी को हम नहीं हैंडल कर सकते, कम पानी को हम नहीं हैंडल कर सकते, ऊपर वाले और नीचे वालों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं। ये हैव टू सिट डाउन एंड सॉर्ट दिस आउट। दिस इज़ फार मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन देन एनी टेररिज्म और एनी डेमोक्रेसी और एनीथिंग लाइक दैट। वज़ीर आज़म कन्विंस कर पाएंगे या इस मामले का सोल्यूशन निकल आएगा? आसिफ साहब, प्रिडिक्ट करते हैं आप? वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, छोड़ दें। चलिए, ऐसी बात में आपके हमने जवाब समझ लिया है। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, हमेशा विफाक और सूबे की पॉलिसीज़ में हमें तजाद दिखाई देता बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर, और ऐसा ही एक इशू जो है वो सोलर मीटरिंग का भी है। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये कि सोलर पैनल यूज़र्स के लिए टर्म्स ही तब्दील कर दिए गए हैं, तो इसके नताइज क्या होंगे जब विफाक कहीं और सूबा कहीं होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ज़माने में सोलर एनर्जी लगाने के लिए बड़े पैसे चाहिए होते थे, बिकॉज सोलर सेल्स बड़ी महंगी थी। मगर उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर पूरी एक पॉलिसी बनाई थी उस वक्त की हुकूमत ने, जिसके अंदर सोलर पार्क्स भी बनाए थे, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, बहुत बड़े यहाँ सोलर पार्क्स शहबाज शरीफ। अच्छा, अब
तो एक पूरी पॉलिसी बनी थी कि सोलर एनर्जी को आपने प्रमोट करना है क्योंकि वो क्लीनर एनर्जी है और सस्ती हो जाएगी और आपकी जो मेन एनर्जी सोर्स है वो बड़ी महंगी है, ठीक है, IPPs जो है। जी। तो एक पॉलिसी जिसके तहत फैसला ये था कि शिफ्ट किया जाए टू क्लीनर एंड चीपर एनर्जी। ये एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। फिर एक ऐसा स्टेज आई कि सबसे ज़्यादा बड़ा सप्लायर है सेल्स का इस चाइना, सस्ती हो गई पैनल्स चाइना की तरफ से बहुत कम कीमत पे मिलना शुरू हो गए और वो मैसिव प्रोडक्शन बन रही थी, दुनिया में डिमांड बढ़ रही थी। यूरोप में भी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है फॉर सोलर एनर्जी, हालांकि वहाँ सूरज कम में निकलता है। वहाँ भी डिमांड फॉर, वहाँ शुरू में विंड एनर्जी और अब सोलर की तरफ भी वो जा रहे हैं। हमने भी ये सोचा कि ये क्लीन कट है, फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन ली और ये शुरू हो गया काम। जी। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी इसमें, दो किस्म के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक वो जो अमीर हैं जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे, अगर 100 रुपए की सोलर सेल्स लगाएंगे तो 4 साल या 3 साल या 5 साल में वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगी जो आप सेविंग करेंगे, ठीक। तो या हुकूमत कर सकती है, गरीब लोग तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज उसका कॉस्ट काफ़ी है, इनिशियल कॉस्ट। उसके बाद उस कॉस्ट को रिकवर करने में 2-3-4 साल लग जाते हैं जी। अच्छा, अब ये पॉलिसी बनी थी कि इसको करना है हमने। अब लोगों ने किया, ज़्यादातर अमीर लोगों ने किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि गरीबों के लिए भी हमें करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये सोचा और सिंध गवर्नमेंट ने भी ये सोचा, जी, ठीक। और सोलर पैनल देने शुरू कर दिए और क्योंकि सस्ते हो गए थे जी। तो इजाज़त मिल गई नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग क्या है? तो वो ये है कि अगर आपने घर के ऊपर कुछ लगाया है तो उससे आपके 5 यूनिट बिजली के बनते हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती थी आप जो टोटल यूसेज है आपकी 10 की है, 5 आप खुद बना रहे हैं, तो ऐसे है कि 5 आपके जो है वो हम आपसे ख़रीद लेंगे। अच्छा। और जो बाकी 10 हैं हम वो आपको बेच देंगे। 5 जो आपसे ख़रीदते थे वो समझे वो 10 रुपये या 20 रुपये पे ख़रीदते थे और जो बेचते थे वो 40 या 50 रुपये पे बेचते थे। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि अच्छा जी इतना फ़ायदा है इतना नुकसान है, तो चलो ठीक है हम लगा लेते हैं। अब जाके लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, कोई 2.5 लाख 3 लाख के करीब सोलर कनेक्शंस पाकिस्तान में लग गए। और पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि लोन्स मिले गरीब लोगों को या लोअर मिडिल क्लास लोगों को कि वो भी कर लें। हाँ। तो एक पॉलिसी बन गई है जी। एक लेवल पे जी। दूसरे लेवल पे जाके इन्होंने अब तब्दील कर दिए। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये तो अमीरों का फ़ायदा है इसमें और सारा बोझ जो है जो हम ख़रीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो बोझ जो है वो सारे गरीबों पे पड़ रहा है या बाकी सारे कंज्यूमर्स पे पड़ रहा है, तो इसलिए हम इनको महंगा कर देते हैं। अब एक तरफ आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनकरेज कर रही हैं जी। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको नहीं इनकरेज नहीं करना चाहती और उसको महंगा कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये डिबेट जो है बड़ी अफसोस की है कि ये डिबेट ऐसे हो रही है। अब अगर असली मसला क्या है, असली मसला अमीर गरीब का नहीं है, फिर असली मसला ये है कि बिजली बड़ी महंगी है और उसको सस्ता करना है जी। और सस्ता करने का तरीका एक ही है कि जो विंड और सोलर है उसको इनकरेज किया जाए, वो साफ़ भी है और सस्ती भी है। और जो महंगी बिजली है उसको ख़त्म किया जाए जी। महंगी बिजली आ रही है IPPs से, IPPs के साथ जो 90 की दिहाई और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे वो बड़े गंदे कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे जिसकी वजह से IPPs को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो जो बिजली IPPs से आ रही है वो बड़ी महंगी है और वो एक क्लॉजेज है उसके अंदर के आपको लेनी पड़ती है जितनी वो प्रोड्यूस करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट आपकी देनी पड़ती है। अब अगर या तो कैपेसिटी पेमेंट्स ना होती मगर उस वक्त की जो हुकूमत थी और उसके बाद भी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ये सोचा नहीं कि कल को ये हमारे गले पड़ जाएगा जी, ठीक, और वो गले पड़ गया। अब ये उनको बुला के धमकियाँ देते हैं कि कम पैसे लो, अपने कॉन्ट्रैक्ट तब्दील करो, उनमें से कुछ मान गए हैं कुछ नहीं मान रहे और ये मामला चल रहा है। इन द मीन वाइल सारा बोझ जो है अब वो सोलर के ऊपर डाल रहे हैं जी कि जी फिर आप लोग और पैसे दें। मसला कहीं और है और गुस्सा सारा जो है वो सोलर के ऊपर निकाल रहे हैं जो कि पॉलिसी के तहत जी
उसको पॉलिसी के तहत इनकरेज करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है ना। तो ये तो डिस्करेज हो रहा है। तो ये आप डिस्करेज कर रहे हैं उसको। तो इनको खुद नहीं पता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है और राइट हैंड क्या कर रहा है। और जब मैं इनके सुनता हूँ आर्ग्यूमेंट्स कि यार ये तो अमीरों के लिए है, और अरे भाई अमीरों के लिए है तो फिर आपकी सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट क्यों इसको लोन्स दिलवा रही है मिडिल क्लास लोगों को कि आप लोग लगाएं? क्यों वो कह रहे हैं ट्यूबवेल्स को भी हम चेंज करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं? तो या आप ऐसे करें कि आप पॉलिसी बना लें, आप महंगा कर दें, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें सेल्स के ऊपर, ताकि फिर 10 दफ़ा सोचना पड़े लगाने से पहले। वो तो आप करते नहीं हैं, वो सस्ती हैं, लोग लगाना चाहते हैं, आप उनको अब रोक रहे हैं और कहते हैं नहीं महंगी बिजली मिलेगी आपको, सस्ती नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ अ ट्रेजिक, बड़े अफसोस की बात है कि ये गवर्नमेंट को ये नहीं पता सीधा हाथ कहाँ और उल्टा हाथ कहाँ। ये 6 माह से ये डिस्कशन चल रही है, पहले भी ये करने लगे थे, फिर बड़ा पब्लिक बैकलैश आया तो इन्होंने अपना हाथ रोक लिया कि नहीं। अब फैसला किया कि नहीं जी, जैसे भी है हमने IPPs के जो पैसे हैं वो सबसे ही लेने हैं हमने, और ये सोलर पैनल्स जो हैं इनको और महंगा किया जाए। अब ये है कि जिन लोगों ने लगा ली हैं वो तो अगले लोग तो अब नहीं लगाएंगे जी। इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो लोग कहेंगे छोड़ो परे, ठीक, हम नहीं लगाते, बिकॉज फ़ायदा कोई ख़ास नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद भी हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना हो तो इसका ज़रूरत क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों ने लगा दिए वो कह रहे हैं, जिन्होंने उनको 7 साल की मोहलत थी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अब ख़त्म करेंगे। 7 साल जिनके पूरे हो जाएंगे उसके बाद उनको भी सस्ती बिजली, सोलर की बिजली जो खुद बनाते हैं वो नहीं मिलेगी, उसको भी महंगा कर देंगे। तो बेसिकली ये मैं ऐसे लगता है कि अगले साल फिर ये तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कोई और हुकूमत आएगी वो चेंज कर देगी, या यही हुकूमत सोचेगी कि नहीं इससे तो ये हो गया वो हो गया और इसको चेंज कर देगी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ने इस किस्म का फ़ैसला किया है। मसला कहीं और है, उस मसले को हल करें, उसको हल नहीं करते, उसको हल ना करने का वजह से कहीं और मसले बनाने शुरू कर दिए। तो ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और वो जो है वो आम सारिफ पे मुंतकिल करना सबसे आसान है। तो अगर IPP से बात ना बने या IMF के साथ मामलात ना बन पाएँ तो आप अपनी पॉलिसीज़ को ही बदलते रहें, आपके अवाम भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आप आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कर सकते हैं इस मामले को लेकर। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो डिस्कस होती रहेंगी, शायद इसके कुछ एस्पेक्ट आप अभी भी बात उस पर करना चाहते हैं, लेकिन हम आने वाले प्रोग्राम्स में उठा रखेंगे। ज़ाहिर है अभी तो ECC से मंजूर हुए, आगे चलेगी, जब अनाउंस होगी तो फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आपके व्यूवर्स के क्वेश्चन सिटी साहब शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले झेलम चलते हैं, जिसको याद किया हमने। अब्दुल बाकी साहब वहाँ से क्या जानना चाह रहे हैं? ज़माना था सेठी साहब की आसिफ अली जरदारी से बड़ी कुर्बत थी, यहाँ तक कि लाइव शो में सदर जरदारी की कॉल आ गई थी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे दोनों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं, और सेठी साहब की बातों में भी ऐसे लगता है कि वो भी थोड़े से बिटर हैं पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को लेके। तो इस पे सेठी साहब क्या कहते हैं? नहीं, आपकी गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तल्लुकात ठीक ठाक हैं जरदारी साहब के साथ। कोई एक छोटा सा मसला हुआ था जिसमें कुछ शायद इत्तेफाक नहीं था एक दूसरे के दरमियान, मगर मैं इस बात को समझता हूँ। जरदारी साहब चाहते थे कि ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन PCB लगाएं, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो मुझे लगाएं, आपस में फ़ैसला हुआ कि ज़का अशरफ को लगाएंगे, ख़त्म होगी बात। तो इसमें, और उस वक़्त मैंने ये कह भी दिया था कि मैं इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई झगड़ा है तो उसमें मैं बीच में से निकल जाता हूँ। तो इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं है। याद रहे कि जरदारी साहब, लोग भूल जाते हैं मगर मैं फिर याद दिलाता हूँ कि 2013 में जरदारी साहब ने मुझे नॉमिनेट किया था फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लोगों को याद नहीं है, लोग समझते मुझे नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले दावत आई थी कि हम आपका नाम प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने नाम मेरा प्रपोज़ किया था। उसके बाद मियाँ साहब का फ़ैसला था कि वो अपने कोई 2 नाम देंगे या वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो मियाँ साहब ने और उनके लोगों ने 2-3 दिन इसके ऊपर सोच विचार किया और फिर ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद अपने कोई नॉमिनीज़ नहीं देंगे, वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इवेंचुअली फिर इमरान खान साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो मैं तो बड़ा मशहूर हूँ जरदारी साहब का कि उन्होंने उस वक़्त मेरा नाम प्रपोज़ किया था और मेरे कोई झगड़े नहीं हैं उनके साथ। जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वो तो नून लीग के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, PTI के साथ भी हैं। मेरा एक मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, मैं वो बयान कर देता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि मैं जाके ज़रा जरदारी साहब को सलाम दुआ ले लूँ, क्योंकि ये जो गलत फहमियाँ चल रही हैं ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम शांगला से फजल हादी साहब का सवाल शामिल करते हैं। खान साहब जब इस बार इक़्तिदार में आएगा तो फिर उसका रवैया कैसा होगा? मिसाल के तौर पर आदलिया के अंदर वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाएंगे, नेब के साथ क्या करेंगे, और रिसेंटली आइन में जो तरामीम कराई गई क्या ये सब कुछ मनसूख कर देंगे? और ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ क्या होगा? क्या वो फिर से नवाज़ और शहबाज को लंदन भगा देंगे? और जरदारी के साथ क्या करेगा? इतने से लंबे चौड़े सवाल आपने कर लिए और पहले ही आपने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर आएंगे तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, कौन सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सवाल का पहले जवाब हो जाए तो उसके बाद फिर सोचा जाए कि अगर वो आते भी हैं तो किस किस्म की सूरत हाल होगी जिसमें उनको कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। हाँ, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई चांस नहीं है उनका फोर्सिएबल फ्यूचर में कि वो वापस आ सके। और मेरा ये तज्जिया है कि जिस दिन वो आएंगे जेल से बाहर और उनको इजाज़त मिलेगी कि वो इलेक्शन लड़ें, तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें तय हो जाएंगी उससे पहले कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या रवैया होगा। उससे पहले बहुत सी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी। किस किस्म के इलेक्शंस होंगे, किस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी, किस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या कानून होगा रिगार्डिंग एक्सटेंशंस। बहुत सी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी खान साहब के साथ, और उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। वो अभी वक्त बहुत दूर है, तो ये कबल उस वक्त ये सवाल है, ये इसकी मेरा ख्याल है जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आसान है मेरे लिए कहना कि खान साहब तो वही करेंगे जो पहले करते रहे। तो अगर ये मैं कहता हूँ तो फिर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि उनको आने नहीं देंगे। सारा इस्टेब्लिशमेंट भी और अपोजिशन भी सारी उनके ख़िलाफ़ खड़ी रहेगी और उनको नहीं आने देगी। मगर मेरा ख्याल है ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं और खान साहब तो ख़ुद कहते हैं कि वो यू टर्न में यकीन रखते हैं। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि जब खान साहब यू टर्न लेंगे रास्ता अपने लिए खोलने के लिए, तो एक नहीं काफ़ी सारे यू टर्न्स लेने पड़ेंगे, और शायद वो ज़रूरी भी है वो यू टर्न्स लेना, बिकॉज जहाँ तक ये सूरत हाल पहुँची है ये अच्छी चीज़ नहीं है मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए। कि एक पॉपुलर पार्टी जो है उसको बाहर रखा जा रहा है और उसका जो लीडर है वो सुनता नहीं किसी की बात, और वो अभी भी वन पार्टी स्टेट बनाना चाह रहा है, और अभी भी उसका जो उसका जो रवैया है इट इज़ नॉट अ पेट्रियाटिक रवैया अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन जो है वो उनको ट्रस्ट नहीं करती, एतमाद नहीं करती, तो वो कैसे आएंगे वापस पाकिस्तान पावर के अंदर। ना मैंने बहुत दफ़ा कहा है वो लेनिन नहीं है, माओ नहीं है, वो कोई इनकलाबी नहीं है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल है तो पहले ये सोच लें कि अगर उन्होंने पावर में वापस आना है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके आना है और किस तरीके से आना है। तो इसलिए ये सवाल का जवाब आसान है कि जी वो तो वही करेंगे जो पहले कर दे रहे, इसीलिए उनको आने नहीं देना। और जो मुश्किल सवाल ये है कि नहीं समझ आना चाहिए उनको क्या चीज़ें गलत की हैं, तस्लीम करना चाहिए और आगे लिव एंड लेट लिव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लिव एंड लेट लिव होना चाहिए। अपोजिशन भी होनी चाहिए, जेलों में लोगों को नहीं डालना चाहिए और मिल के हुकूमत करनी चाहिए। और कैसे होगी वो क्या होगा, दैट हैज़ टू बी वर्कड आउट। अब बुकाड़ा से गुलाम मुर्तज़ा। सर, हमारे मुल्क की जो मैशियत है इसका खिलवाड़ कब से शुरू हुआ है? ये हमारे सियासतदानों की शाह खर्चियों की वजह से या कोई और रीज़न है? तो दूसरा सर, अगर आपको मशीर खजाना लगा दी जाए तो आप मैशियत को कितने दिनों में ठीक कर देंगे प्लीज़? ज़्यादा खौफ करो तुसी, कोई मनु फॉरेन मिनिस्टर लगा देता है, कोई मनु फाइनेंस मिनिस्टर लगा देता है। यार बस करो। इसके जवाब मैं नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2 मिनट में इसका क्या जवाब दे दिया जाए। मगर बात ये है जी कि ये ख़राब काम कब से काम हुआ। ये ख़राब पहले दिन से ही हो गया था। जब आपकी रियासत एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाती है और पहले दिन से ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनी है, तो उस वक़्त 60% आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो सारी नेशनल सिक्योरिटी पे चली जाती हैं। और मुझे याद है डॉन अखबार का एक इदारिया था 1947 में, जो कि कोट किया जाता है किताबों में। उसके अंदर ये लिखा था कि जी 70% पाकिस्तान का पहला बजट जो था 47-48 में, 70% बजट जो था वो मिलिट्री डिफेंस के लिए दिया गया, क्योंकि उस वक़्त कश्मीर का मामला बिगड़ गया था। वो दिन है और आज का दिन है। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो रिसोर्सेज हम दे रहे हैं दे आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यूज़ दैट वी हैव। और इसलिए आपके पास
पैसे नहीं हैं टू डू डेवलपमेंट एंड सो ऑन, और गुर्बत को दूर करने के लिए, तालीम के लिए, हेल्थ के लिए एंड सो ऑन। आप नेशनल सिक्योरिटी पे आपने खर्च किए, मगर वो नेशनल सिक्योरिटी जो है अब वो अभी तक एक नेशनल सिक्योरिटी इशू चल रहा है, और वो पहले कश्मीर का मामला था, अब अफ़गानिस्तान का मामला बन गया है। तो ये तो ख़त्म नहीं होते मामले, मगर और इसीलिए भी रिमेन अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। आज भी जो डिस्कशन हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की हो रही है, तो इसके बेसिस के ऊपर हमने अमेरिका के साथ समझौते किए, उनसे हमने हथियार भी लिए, तो डिपेंडेंसी हो गई वेस्टर्न एड एंड ग्रांट्स के ऊपर। अब वो एक किस्म की नशा है, वो जब नशा टूटता है तो फिर जगह नहीं होती कहीं जाने की। इंडिया अपने पहले दिन अपने पाँव पे खड़ा हो गया, उन्होंने कोई वेस्टर्न एड नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, और उन्होंने मुश्किल हालात से पहले 20-30 साल निकाले। मुझे याद है यहाँ पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन गाड़ियाँ फिरती थी, बड़ी बड़ी शेवरलेस, ओल्ड्समोबिल, लंबी लंबी गाड़ियाँ फिरती थी 50s में और 60s में, और इंडिया के अंदर वही एम्बेसडर और गाड़ी टीचर किस्म की गाड़ियाँ चलती थी, मिनिस्टर्स भी उसी में थे, क्योंकि वो ख़ुद बना रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी हैवी इंडस्ट्री बना ली, स्टील इंडस्ट्री बना ली, ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग बेस बना लिया। हमने सारा कुछ ही इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमें पैसे मिल रहे थे अमेरिका से, हमने कुछ अपना बेस ही नहीं बनाया। हार्वर्ड के लोग आके आपको कहते थे कि ये इंपोर्ट करो, ये इंपोर्ट करो, ये करो, तो आपने तो बेस ही नहीं बनाया। तो ये डिपेंडेंसी, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, फॉरेन एड, ग्रांट्स, और आपने अमेरिका बैक्ड अलायंसेस, सिक्योरिटी अलायंसेस के अंदर आप चले गए, और साथ साथ आपने इंडिया के साथ झगड़ा रखा कश्मीर के ऊपर, तो उसकी वजह से आप यहाँ आज आ गए। ना आप इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, कश्मीर का मामला वहीं का वहीं है, और अब नए मामले शुरू हो गए हैं दूसरे बॉर्डर के ऊपर। और अमेरिका जो एक ज़माने में आपका सपोर्टर था वो अलविदा करके चला गया, और आपको समझ नहीं आ रही अब करना क्या है आपने। तो सियासतदानों की शाह खर्चियाँ कितने हिस्सेदार हैं इसमें जी ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं इसके अंदर सारे ही इन्वॉल्व हैं। जो लोग जिनको फ़ायदा हुआ, फ़ायदा बड़े बिजनेसमैन को हुआ, फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी को हुआ, फ़ायदा जुडिशरी को हुआ, फ़ायदा प्रोफेशनल्स को हुआ जो टैक्स नहीं देते, क्योंकि प्रेशर ही नहीं था टू डू ऑल दिस। तो अगर प्रेशर होता कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो आप खड़े हो जाते जैसे इंडिया ने। यहाँ तो आप पहले दिन से मोहताज हो गए। अब जब वो उन्होंने बंद किया आपको जो पैसे देते थे, तो फिर आपको समझ आइए हुण की करिए, तो हुण की करिए, हुण तुहाडे सामने ही हुण की करिए, हुण जो कर रहे हैं वो करना पै रहा है। ये अगर आप 40 साल 50 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता ये करना शुरू कर देते तो आज यहाँ ना आते आप। तो आप तो एक बिल्कुल डिपेंडेंट किस्म के मुल्क हैं, और चाबियाँ किसी और के पास हैं, और अब आपको समझ नहीं आ रही कि किसी उनको छोड़ के तो कहीं और जाएं तो जाएं कहाँ, केड़े पासे जाइए, मंजी कितने जाके डाइए। चले इस सवाल के अलावा जो हमें सवाल आए वो अली स्कॉटलैंड से, डॉक्टर गुलरेज उकाड़ा से, गुल पिशावर से, उमर फारूक बूरेवाला से। आइंदा प्रोग्राम के सवाल शामिल करने का वादा अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।